कैसे गाइस, कैसा गया आप सभी का एग्जाम? आई होप बढ़िया गया होगा, अच्छे से आपने प्रिपरेशन करी है। एज ए कैन सी पेपर ठीक ठाक आया, मॉडरेट पेपर है। चलिए, तो जो बच्चे आए हैं भाई अच्छे से वेरीफाई करते हुए चलेंगे हम क्वेश्चंस को। तो गाइस आपको पता है भाई सारे सेट्स तो यहाँ आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे, जितना हो सके हम आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सर कहाँ पे है इसमें? एक मिनट, डाल देते हैं। 3/1, 3/1 कौन सा है? 3/1 ये वाला। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। आइए, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स 1.6 10 की पावर -16 न्यूटन आई एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना होगा? देखो यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है आपको। क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है कितना फोर्स, इतना फोर्स। तो आपको एफ दे रखा है वेक्टर फॉर्म में 1.6 10 की पावर -16 न्यूटन। ओके, न्यूटन। आई कैप, तो इसको इन्होंने बोल दिया आई कैप। आई कैप माने एक्स एक्सिस में जा रहा है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, बताओ मुझे। यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है। अब क्या पुट करोगे आप? F/Q0 होता है। सिंपल सिंपल सी बात अगर आप देखो, ठीक है वो तो हमें समझ में आ गया भाई। अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी में ही होगा, आई कैप का होगा। सारे में देखो आपको आई कैप भी मिला हुआ है। तो यहां पे आप इसको कैसे करोगे? यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स 1.6 10 की पावर -16 न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, बताओ भाई क्या होगा। बहुत ईजी है तो, फटाक से बताओ। हाँ, लेंज और फेरेडे प्रियांशी पिछले वाले में वही है। एक्सपर्ट आर्टिस्ट आप जाएं, क्यों, क्या बात हो गई? बच्चा आपके सेट के कितने सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, उसमें से देख लो यार। अब सारे सेट में नहीं करा पाऊंगा यार, ये लास्ट सेट है, इसके बाद मैं नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, बहुत टाइम हो जाएगा ऐसे तो। चलिए फटाक से बताओ, फर्स्ट वाले में कितने बच्चे क्या करके हैं? लेट्स सी। भाई एग्जाम पेपर तो ठीक ठाक था, मैथ्स की रेडी उस प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि केमिस्ट्री का तो आप लोगों का इजी दे दिया इन्होंने। ठीक है, इंग्लिश का भी इजी दे दिया, फिजिक्स का ठीक ठाक मॉडरेट बना दिया। पता नहीं मैथ्स के साथ क्या करेंगे। और एज आई कैन सी भाई आप लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को। ठीक है, थोड़ा सा तो अप्रिशिएशन दो यार हमें अपने लाइक के जरिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ने बोला सर ए होगा 1 × 10⁻³ होगा। कैसे आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे, सोच समझ के बताओ। देखो यहाँ पे आपको दे रखा 1.6 10 की पावर -16 न्यूटन। ठीक है, हम मान के चलेंगे क्या एक इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है। कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यहाँ पे इसका चार्ज क्या होगा? यहाँ पे एफ की वैल्यू तो आप लिखोगे 1.6 10 की पावर -16। यहाँ पे कितना लिखोगे? 1.6 10 की पावर -19। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपकी 10 की पावर कितनी बची? आपकी बची 19 -16। तो यहाँ पे बचा आपका 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 आएगा, बिल्कुल सही। ये आपका सही होगा। जिसने बच्चे ने ये बोला ए इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, ए इसका सही होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? इसमें से स्केलर क्वांटिटी कोई सी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, रेजिस्टिविटी, पावर या वोल्टेज। बताओ इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? शो मी योर रिस्पॉन्स गाइस। स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा, क्योंकि रेजिस्टिविटी, पावर ये तो हम स्केलर लेते हैं। आगे बढ़ो, ये तो पेपर इजी था यार। कह रहा करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय हैव देयर यूजुअल मीनिंग। करंट डेंसिटी आप कैसे निकालते हो? जे क्या लेते हो आप? जे लेते हो I/A। आई क्या लेते हो? NeAVD अपॉन ए से ए कैंसिल कर देते हो, तो जे की वैल्यू क्या आ जाती है? NeVD। तो NeVD किस में आया? NeVD डी। डी इज द राइट आंसर। डी किस बच्चे ने करा है? कितनों ने डी करा है? ए, अरे अच्छा पहले वाले का। ठीक है, MK वाइब्स, इसका डी होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। Which of the following graphs correctly represent the variation of magnitude of magnetic field outside a straight infinite? किसके आउटसाइड पूछ रहा है? कि स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। मतलब अगर हम यहां पे इस कंक्लूजन को देखें कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट, ठीक, ऑफ रेडियस ए एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। भाई बताओ कौन सा यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल सही है? बहुत अच्छे से सोच समझ के बताना। क्या आपको यहाँ क्या बोला है? एक स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिसका रेडियस है, इसका मतलब ये रेडियस बता रहा है ये। ठीक है, ऐसे करके आपकी कोई वायर है। ठीक, क्या पूछा है इन्होंने? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आपके आउटसाइड द स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट। भाई ये तो बहुत ईजी है, तो आपने क्या करके आए हो इसका? डी डी सी सी, बच्चे यहां उलझ रहे हैं डी और सी में।
एक बच्चा कह रहा है ए बी सी डी। अच्छा ए बी सी डी, डी 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 सी 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 डी 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 डी, क्या करा रे बाबा। भाई गोड मनीष तुम मानोगे नहीं, तुम्हें ब्लॉक करना पड़ेगा। कर दो सर इसे ब्लॉक, ये नहीं मान रहा, हटा दो इसे। क्वेश्चन कहाँ भेजे बच्चा, टेलीग्राम ग्रुप में भेजे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको क्या चूज करके आए हो भाई, बिल्कुल ठीक है, तो सी आपका सही होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पे फिफ्थ क्या होगा, एक पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतना, एंटर्स अ रीजन विद अ मैग्नेटिक फील्ड इतना, आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to E net J is also switched on in the region, the resulting path described by the particle will be, बताओ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से डिस्कस करना क्या बात हो रही है। कह रहे एक पार्टिकल, इसका मास m है, चार्ज q है, वो एक सॉरी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ठीक है भाई, वेलोसिटी आपको दे रखी है वी ओ एक्स आई कैप, यानी एक्स का दे रखा है, वाई जे कैप, ठीक है। एंटर्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। उस मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने शो कर रखा है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका किस डायरेक्शन में है। भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका वाई एक्सिस में है। अगर हम यह ग्राफ बनाएं ऐसे करके, तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आ रही है, कि मैग्नेटिक फील्ड तो वाई एक्सिस पे ऐसे करके, ठीक। और बोला इन्होंने वेलोसिटी जो है वो आपकी वी ओ एक्स आई वी ओ जेड, यानी ये दोनों में है, यानी कोई जो पार्टिकल है वो कुछ एंगल बना के जा रहा है ऐसे करके, ये होगा कुछ ऐसे करके, ठीक है सर। इन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, भाई देखो ईओ जे कैप इसी डायरेक्शन में अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, तो द रिजल्टिंग पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल, जो रिजल्टिंग पाथ होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा एक्स जेड प्लेन में, पैराबोला होगा एक्स वाई प्लेन में, हेलिकल पाथ होगा विद कांस्टेंट पिच, या हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। बहुत सोच समझ के जवाब देना इसका, सी जवाब है, सी वाला भाई। बट मैंने तो भाई देख के फटाक से कर दिया, ऊपर वाले में अभी देख लेंगे, पहले इसका बता दो, देख लेंगे ऊपर वाले में डी क्यों नहीं है, पहले फिलहाल यहाँ पे आ जाओ, बट अभी देख लेंगे उसको। बताओ यहाँ पे क्या जवाब है, क्या जवाब है भाई, यहाँ पे क्या जवाब दिया आपने, बहुत सोच समझ के जवाब देना। यहाँ पे हेलिकल पाथ होता है हमारा, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में, याद करो भाई, ये तो आप फिलहाल याद करो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ठीक है, इस तरीके से, और आप उसमें कुछ ऐसे डाल देते हो और यहाँ पे थीटा एंगल बनता है, तो बच्चा ये हेलिकल पाथ स्टार्ट कर देता है। लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बात कर दी इन्होंने। अनुष्का सी कह रही है, एम के वाइज भी सी कह रहा है, बहुत सोच समझ के जवाब देना, ठीक है। हेलिकल पाथ होगा, हम मान के चलते कि हेलिकल पाथ हो, हेलिक्स होगा, लेकिन इन्होंने दो आंसर है, कांस्टेंट पिच या इंक्रीजिंग पिच। पिच कांस्टेंट रहेगी या बढ़ेगी, सोच समझ के जवाब देना। सर मेरे 19 नंबर बन रहे हैं, मुझे ग्रेस मार्क मिलेंगे प्लीज रिप्लाई सर। सक्षम गुप्ता 70 में से 19 बन रहे हैं ना आपके, मिल जाएंगे बच्चे, तेरे पे तो ग्रेस मिल जाएगा, 2 से 3 मार्क्स का ग्रेस बन जाता है, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। बहुत बढ़िया अर्नव, डी होगा, पिच आपकी इंक्रीज होगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो हम कहते थे कांस्टेंट पिच होगी, ठीक है, आपका जो ये गैप है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो बच्चा पिच इंक्रीज करेगी, तो इसका जवाब है डी। कितने बच्चे डी कर गए हैं इसका, डी इज द राइट आंसर। बच्चा सक्षम, मिल जाएंगे ग्रेस यार। कितने पे पासिंग बता रखा आपको, 70 में से कितने पास है। चलिए सेट 3 करा दिया शायद हमने भाई, हमने 2/3 कर लिया, 2/3 कर दिया, अब हम 2/1 पे हैं, जैसे 3/1 पे। कौन सा सेट है ये आपका, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बस 5, हाँ 5531 है ये, 5531, ठीक है। चलिए आकृति अभी भी सी पे अटकी हुई है भाई, सी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, 6 पे आ जाते हैं। 6 पे क्या कह रहा है, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर है, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया अक्रॉस अ सोर्स ऑफ वोल्टेज, एक वोल्टेज के सोर्स है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज डिक्रीज ग्रेजुअली, अगर जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स की वो घट रही है, तो रिएक्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। भाई ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, जो मेरे स्टूडेंट है फटाक से सही करके आए होंगे। क्या बोला, एक इंडक्टर एल, कंडक्टर सी, रेजिस्टर आर को सीरीज में कनेक्ट करा, यानी एलसीआर सीरीज सर्किट बन गया एक एसी वोल्टेज के साथ। अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो क्या होगा बताओ। भाई देखो हमें पता है क्या, कि अगर हम बात करें एक्सएल की तो वो बराबर होता है ओमेगा एल। यहां से हमें रिलेशन मिलता है कि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक।
इसी तरीके से हमें एक यहाँ पे रिलेशन मिलता है कि एक्सल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स घटाई है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स घटाएंगे तो आपका ये घटेगा और ये बढ़ेगा। तो इंडक्टर इंक्रीज नहीं, इंडक्टर तो डिक्रीज कर रहा है। तो बोथ यहां पे कहा इंडक्टर डिक्रीज एंड द कैपेसिटर इंक्रीजेस, बी इज द पार्ट। ठीक है, रिएक्टेंस जो होगा ना वो आपका इंडक्टर का तो घट रहा है, देखो यहां पे रिएक्टेंस मिल रहा है आपको, इंडक्टर का तो घटेगा और आपका इसका बढ़ेगा। कितने बच्चे बी कर गए हैं यहां पे? यस, बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया गाइस, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए चलो ठीक है भाई, पेपर तो बहुत बढ़िया आया, मजा आया, मुझे लग रहा है भाई बहुत सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मजे से पेपर करके आए हैं। अब मैं फिर से वही बात करता हूं भाई, जो बच्चे नए हैं प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा आगे, क्योंकि हम सीयूटी की प्रिपरेशन कराएंगे आपके एग्जाम का। और जो बच्चा सीयूटी नहीं निकाल पाया उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है, बच्चा एलपीयू में एडमिशन ले लेना, अभी टाइम है, मैं नहीं कह रहा तुरंत आप, पर एक बार गो थ्रू हो जाओ भाई उस लिंक से, लिंक को जाके देख तो लो कि एलपीयू आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है। 60% की स्कॉलरशिप हम दिलवाएंगे आपको, एडमिशन फॉर्म पे भी हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, दो ऑप्शन, सीयूटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सीयूटी में हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो हम भी आपके साथ है, आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको अच्छे खासे मार्क्स एडमिशन दिलवा देंगे, मार्क्स तो आपके हाथ में होंगे, सॉरी। ठीक है, चलिए गाइस, क्या हो गया? कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कांस्टेंट होगा? चल आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पेन ड्राइव तो नहीं दिया ना उसमें वाली? अच्छा ठीक 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 गाइस, तो ये रहा गाइस, सॉरी मैं उन बच्चों के लिए भाई जो एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे ये रहा कोड आपका, इस कोड को अप्लाई करके कूपन कोड को आप 60% यहाँ पे क्या ले सकते हो, स्कॉलरशिप, और गाइस 50% आपको एडमिशन फॉर्म पे मिल जाएगा। बॉयज़ के लिए 500 की छूट है और गर्ल्स के लिए 250, बिल्कुल, मतलब जो फॉर्म है वो 500 का है गर्ल्स के लिए, तो 250 उन्हें देना पड़ेगा। बॉयज़ के लिए 1000 का फॉर्म है तो 500 रुपये उनको देने पड़ेंगे, तो आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हमारे लिंक से आपको अप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि अगर आप हमारे लिंक से अप्लाई नहीं करोगे तो आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, हमने ही भैया उनके साथ पार्टनरशिप कर रखी है, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इतनी ज़्यादा फीस नहीं दे सकते, तो इसलिए भाई हमारे टॉप कोचिंग जितना हो सके बच्चों का ध्यान दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पढ़ाता है। अब धीरे धीरे हम यूनिवर्सिटी के साथ भी टाई अप कर रहे हैं ताकि उनकी फीस में उनको थोड़ी छूट मिले, आगे भी जितना हो सकेगा हम बच्चों के लिए करेंगे। तो गाइज प्लीज़ आप भी थोड़ा सपोर्ट करिए। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर मज़ा आ रहा है भाई, सॉल्यूशन सही मिल रहे हैं आपको, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बुला लो भाई, क्योंकि वो भी आएंगे, वो भी देख लेंगे कि उनका सही हुआ कि गलत हुआ। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे क्रीम पॉड है, यहाँ पे हर्ष है, भाई हर्ष मुझे बता दो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, बट बच्चा यहाँ पे हम भी कुछ चीज़ों से लेके बाउंडेड हैं, सारे हम सेट नहीं करा पाएंगे, कोई बात नहीं, आप अपना सेट भेज दो, मैं आपको पूरा सॉल्व करके वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है, पर्सनली कर लो। और बताओ, टेलीग्राम के ग्रुप में अगर आप ज्वाइंट हो हमारे साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का भी, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे पेपर भेज दो, मैं आपको बता दूंगा किसका क्या सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके हर्ष, थोड़ा वेट करो, बाकी आप देख लो इस सेट में से जितने क्वेश्चन आपके सेम मिल रहे हैं उनको तो आप देख ही सकते हो। ठीक है ना, जितने सेट आपके सेम मिल रहे हैं उतने तो आप देख ही सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे तो हमें पता लग गया, इसका बी है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्योरीफाइज आर, भाई ये भी करवाया था मैंने, याद करो भाई, वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो सारे करवाए थे भाई। टॉप कोचिंग वाले स्टूडेंट तो मजा आ गया होगा, क्यों मजा आ गया? मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया? भाई जिसके पास ये सेट आया होगा उसके मजा आ गया, क्योंकि इस वाले सेट में मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल सेम करवाए हैं। कहाँ जल्दी जा रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं, रुको रुको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज टू किल जम्स इन द वाटर, भाई इसका अल्ट्रावायलेट रेस करा होगा आपने। इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ए, किस रिलेशन से शो कर रहा है? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ये भी इजी है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ स्लिट इज हाफ, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने विड्थ आधी कर दी, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बिकम, तो जो सेंट्रल मैक्सिमम पे आपकी जो विड्थ आ रही थी डिफ्रैक्शन पैटर्न की, उसके साथ क्या होगा? क्या वो भी आधी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, या 1/4 हो जाएगी? बहुत सोच समझ के जवाब देना इसका। एक ही स्लिट होती है,
एक ही स्लिट होता है। अगर यहाँ YDC होता तो हम 4 टाइम्स कहते हैं, याद करो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में वाला क्वेश्चन कराया था, YDC में अगर होता तो यहाँ 4 टाइम्स होता, लेकिन ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, सिंगल स्लिट है, तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस। कितना हो जाएगा? ट्वाइस। कितने बच्चे ट्वाइस करके आए हैं? सी नहीं, 4 टाइम्स नहीं। अगर यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट होता तो हम 4 टाइम्स कहते, यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं है तो बच्चे हम ट्वाइस कहेंगे। कितने बच्चे ट्वाइस करके आए हैं? बहुत बढ़िया, बी होगा इसका। यस, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो बुला लो अपने दोस्तों को भी भाई, वो भी देख लेंगे, उनका भी भला हो जाएगा। अ ग्राफ इज प्लॉटेड द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन वाई एक्सिस। ठीक है भाई, हमने ग्राफ प्लॉट करा स्टॉपिंग पोटेंशियल वाई एक्सिस पे, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन एक्स एक्सिस ऑफ फॉर अ मेटल। और भाई यहां पे फ्रीक्वेंसी करी, ठीक है, फॉर एक मेटल के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, भाई यहां पे जो आपका इस तरह का ग्राफ आता है तो क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, क्या मल्टीप्लीकेशन होगा इसका? भाई ध्यान से सुनो, अगर आपको पता है यहां पे ये इंटरसेप्ट करता है, ठीक, आपको इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। ये स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, क्या स्लोप होगा इसका हमें पता है, क्या कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी में आपका m स्लोप होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस बात पे आए, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करिए तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है, h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। यहां पे थोड़ा सा उसको और इलेबोरेट कर दो, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख दोगे, काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख दोगे ई वी नॉट, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हुई और आपको मिला h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। यहां से वी नॉट आप ऐसे ले लोगे, यहां पे आपको h न्यू बाई ई माइनस वर्क फंक्शन बाई ई, ये मिला, ठीक है। न्यू को आप इधर रख लोगे, ये वी नॉट है, न्यू को आप साइड में रख लोगे, आपको क्या मिला, h बाई ई और माइनस वर्क फंक्शन बाई ई। तो ये तो था इंटरसेप्ट, ये तो है आपका इंटरसेप्ट, ठीक है। स्लोप आपका क्या है, h बाई ई है। स्लोप क्या है गाइस, यहां पे स्लोप आपका क्या होता है, h बाई ई होता है। स्लोप क्या है आपका, h बाई। तो किस किस का प्रोडक्ट कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो बच्चा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन है, तो E से E कैंसिल, तो यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ H मिलेगा, तो A इज द राइट आंसर। कितने बच्चे A करके आए? A क्या होगा सर, फर्स्ट का 2 होगा ना, डायरेक्शन बच्चा देख लेंगे। फर्स्ट का किसका कह रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन का? A इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया भाई, जिसने A करा बिल्कुल सही। यहां पे हमने अच्छे से देख लिया कि जो हमारा स्लोप होता है वो H बाई E होता है, उस हिसाब से हमने जब यहाँ पे इन्होंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो भाई वो तो E है, करेंगे तो H मिलेगा। चले चलें आगे बच्चा। फर्स्ट में ना, फर्स्ट में तो हमें सिंपल निकालना था, फर्स्ट का तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डायरेक्शन सेकंड होगा, फर्स्ट का सेकंड होगा ना। एक मिनट, फर्स्ट की किसकी बात कर रहे हो आप? 10th पे है ना अभी हम, फिर इसके बाद 11 करेंगे। देख लेते भाई, फर्स्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे तो सारे में आई कैप होगा, तो जिस में डायरेक्शन में आपको फोर्स होगा उसी में तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। भाई पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस में तो आपको आई कैप भी तो पॉजिटिव में मिलेगा, सेकंड कैसे हो जाएगा? सोच के देखो, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, एक्सपीरियंस फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स को, तो मान के चलो इलेक्ट्रॉन ये रहा, किसी चार्ज क्यू के वजह से इस पर फोर्स लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर फोर्स आपका आई कैप में है तो ये भी तो आई कैप में होगा। कैसी बात कर रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अच्छे से। चलिए आगे चलिए, 10th क्वेश्चन पे थे हम, 10th क्वेश्चन पे थे। आओ आओ भाई, जिसको जो भी कंफ्यूज है बताता रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? भाई अर्जुन एक बात बोलो, बहुत अच्छे से सोच समझ के देखो कि आपका ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ठीक है, चार्ज यहां पे है। अब आप यहां पे क्या कह रहे हो कि चार्ज आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अच्छा ये भी तो देख ले हम, भाई ये भी डिपेंड करता है। हाँ बच्चे कुछ तो सही कह रहे हैं यहाँ पे, बातें थोड़ा सा तो सेंस है भाई बातों में, बात तो सही कह रहे हो आप। एक बार और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर लेते हैं, शायद जल्दीबाजी में मैंने कुछ चीज़ ना पढ़ी हो। इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स को, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। चलिए ये तो हम बात करते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है, तो ठीक है, हाँ भाई सही है, कुछ बच्चे का बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई, नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोला गया और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला, जल्दीबाजी में मैंने दोनों की डायरेक्शन सेम ले ली, बिल्कुल सही। फर्स्ट का होगा बी, यस यस यस, माइनस आई कैप, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से पकड़ लो भाई, एनालाइज कर रहे हैं हम यहाँ, जहाँ मेरे से कुछ गलती हो रही हो तो बता दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हम करेक्ट करते चलेंगे। तो इसका बी होगा, बिल्कुल सही गाइस, पहले का बी होगा, थोड़ा सा माइनस का वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया, कोई नहीं, आगे बढ़ो। 11th पे आ जाते हैं, 11th के बारे में बात करते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी
आपको न्यू दे रखा है कितना 6.4 10 की पावर 14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कितना है आपका 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज अबाउट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, तो आपको पता है क्या एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन होता है, तो आप इससे कैलकुलेट करके निकाल लो क्या है आपका इसमें। एच न्यू माइनस फाइंड आउट करके क्या आंसर लाए बच्चे लोगों, क्या करके आए हो? तो देवेश चौधरी कह रहा सर फिफ्थ का सी होगा, एक बार देखिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन दिया, कोई वेरिएबल नहीं दिया। ठीक है, एसएसआर कोचिंग में देखता हूँ उसको, शायद जल्दीबाजी में ना देखा ना हो, बट मेरे हिसाब से तो वहाँ पे वही था। अभी एक बार और देख लेंगे, कोई नहीं, इसको आ जाओ। यहाँ पे क्या बोला आपने 0.51, अच्छा बोल रहे हैं कि सर 0.51 होगा। एच 6.63 10 की पावर -34 और न्यू आपने कितना करा 6.4 10 की पावर 14 और वर्क फंक्शन कितना है 2.14। पर यहाँ पे आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना था, तो 1.6 से भी मल्टीप्लाई करिए आपने। कितने बच्चों ने करी यहाँ 1.6 से मल्टीप्लाई? भाई देख लें, यही चीज़ बस रह जाती है। इस चैप्टर में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब कभी भी आपको एनर्जी निकालनी हो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, क्या 6.63 मल्टीप्लाई बाय 6.4, एक मिनट, ठीक है 6.4 दे रखा है, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.6, 26.52, कितना बचा यहाँ पे 26.52, तो 1.6, एक मिनट 1.6 10 की पावर -19, तो यहाँ पे आपको ये 26.52 मिल गया सारा कैलकुलेट करके। 10 की पावर कितनी बची यहाँ पे 19 चला गया ऊपर, ठीक है, तो 19 + 14 ये हो गया आपका 9 और 4 13 33, ठीक है, ये हो गया आपके पास 33, दोनों का एडिशन, और -34 यानी एक और होगा, तो यहाँ पे आएगा 2.65 और माइनस किससे करना है आपको 2.14 से। ठीक है, तो 2.65 माइनस किया आपने 2.14 से, यहां पे आपको मिला 1, ठीक है 0.51, ठीक है गाइस बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अब भी यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे थे, यहाँ पे आपका 12th पे आते हैं। एक मिनट, कुछ कह रहे थे हेलिकल मोशन वाले की बात कर रहे हो शायद आप ना, एक बार उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं, कोई नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को कोई गलत है वो दूं, फिर कहेंगे सर आपने तो गलत बोला। देखो यहाँ पे ई नॉट जे कैप दे रखा है आपको, और वहां पे बी नॉट जे कैप दे रखा है। बच्चा देखो एक बात देखो, तो यहाँ पे तो मैग्नेट आपका मैग्नेटिक फील्ड भी तो कांस्टेंट है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट समझ रहे हो तो बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो। और हमें पता है क्या कि भाई इस केस में अगर हम देखें तो हमारा ई नॉट बाई बी नॉट सी देगा, हमें वेलोसिटी की बात करेगा। ठीक, तो कांस्टेंट पिच होनी चाहिए। आप कहना चाह रहे हो कि वो जो वैल्यू है वो आपकी एक्स सेम रहेगी। पिच क्या होता है आप सभी को पता है कि ऐसा अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो गैप है वो आपका सेम होगा, तो ये तभी सेम होगा जब आपकी वेलोसिटी सेम है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या आपकी? सोच समझ के बताओ मुझे यहाँ पे। क्वेश्चन 4, हाँ क्वेश्चन 4 पे 4 था कि 5 था? 4 कह रहे हो कि 5? फिफ्थ का बी कैसे होगा यार, पैराबोला इन एक्स वाई वाले, आप क्या बोल रहे हो, मेरे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इसका आप कांस्टेंट पिच कह रहे हो, सोच समझ के जवाब देना यार यहाँ पे। देखो अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो आप क्या बात करते, यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इंक्रीजिंग पिच हो गई यार। तो कांस्टेंट, एक मिनट, ठीक, एक बात सोच के देखते हैं हम यहाँ पे, क्या एक बार लगा लेते अपना कॉन्सेप्ट सही से तरीके से बढ़िया करके, कि मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका ऐसे है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका वी जा रहा है ऐसे, वी आपका बोला है कि इन दोनों के बीच में है, कुछ एंगल बना के जा रहा होगा, ये तो पक्का है कि हेलिकल मोशन बना रहा है आपका। ठीक है, इंक्रीजिंग पिच कब होती भाई, आपको पता है कि जो आपका एक बात ध्यान रखना, जो आपका ई नॉट होता है वो ग्रेटर देन होता है बी नॉट से, ये तो पक्का पता है। क्या ये चीज सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका एम्पलीट्यूड होता है वेव का वो ज्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड से, होता है कि नहीं होता? मुझे एक बात बताओ। हम्म, 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 हम्म। देखते हैं नवल क्या होता है, मुझे पता है ये वाला सेट बहुत बच्चों को कॉमन है, तो इस क्वेश्चन को, इस वाले को तो हम देख के चलेंगे, डोंट वरी।
ठीक 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 भाई, चलो इसको फिर एक बार अगर आप उस पर भाई इस पर डाल देते हैं, इसको वेटिंग पर डाल देते हैं, इसको ग्रुप में डिस्कस करेंगे। बट मेरे हिसाब से तो अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे डी लग रहा है। मैं कंफर्म, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं भाई। मैं देखो आपका दिमाग भी बढ़िया है, क्योंकि आप तो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हो, मुझे ऐसा ही लगता है भाई। जो बच्चे हैं वो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पढ़ते हो और दिन रात पढ़ाई में लगे रहते हो। हम तो अच्छे से उनको देखते हैं, जितना हो सकता है हम आपको अपने दिमाग से बता देते हैं चीज़ों को। ठीक है, ठीक, ओके भाई। पिछले वाले में भी शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, पिछले वाले में भी आ जाते हैं। तो इसमें देखो मैं ये कह रहा हूँ कि इंक्रीजिंग पिच हो सकती है, बाकी हाँ इसमें और इसमें कंफ्यूज है, तो फिफ्थ को हम होल्ड पे डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ग्रुप में मैं बता दूंगा इसका जवाब, ठीक है, ग्रुप में हम देख लेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया आपका, और हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर। फोर पे कह रहे हैं कि सर आपका डी होगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, मैंने जल्दीबाजी में करा, मुझे देखा था कि बहुत सारे बच्चों ने सी दिया, तो मुझे हिसाब से ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनका कॉमन पॉइंट बैठ रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई आपका मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन दिखानी है, ठीक है। किसकी दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन? आउटसाइड अ स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ऑफ रेडियस ए एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर। ठीक है, तो यह नहीं आपका कोई पॉइंट यहाँ है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो भाई? अपना फॉर्मूला क्या लगाते हो इस केस में? अगर हम इस केस में फॉर्मूला लेते हैं तो आपको, अगर अल्फा और बीटा वाले बात होती है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लेते हो आप, यहाँ लेते हो आई, यहाँ पे क्या लेते हो? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लेते हो कि नहीं लेते हो? तो यहाँ पे आपके दो एंगल बैठते हैं। चलिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अगर अच्छे से देखें, इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर रेडियस ए एज अ फंक्शन डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर टू द वायर। तो सी वाला में क्या, ये डी में ये ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वायर पे ग्राफ बनेगा, इसका बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन थोड़े से पॉइंट के लिए इसने ये दिखा रखा है। ठीक ठीक ठीक, यस डी इज द राइट आंसर। अगर हम बिल्कुल करेक्टली बात करें, अगर सेंटर से लेते तो यहां से इस इतना तक तो कॉमन रहता, इन्होंने सेंटर से बोला, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। बच्चा सेंटर बोला है, वायर के सेंटर से बोला है, तो वायर के सेंटर से तो यहां से यहां तक तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा रहेगा बताओ? इस पॉइंट तक का बोला है, इस पूरे पे मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसा मिलेगा? कांस्टेंट है कि आपका डिसकंटिन्यूअस है? सी तो वही तो मैं कह रहा हूं, डी नहीं होगा, क्योंकि वही तो मैंने सही से पढ़ा अभी, फ्रॉम द सेंटर बोल रहा है ये, सेंटर से भाई यहां से यहां तक तो आपका मैग्नीट्यूड सही रहेगा, तो कुछ पल तक मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से जब आगे बढ़ोगे तब वो ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सी तो हमने सही तो करा रखा था, पर वही है ना जबरदस्ती वाली बात, अगर आप अपना सेंस लगा दो तो सी मिलेगा आपको सही रहे। ठीक है, मुझे पता है आप यही सोच रहे हो कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये वाला, तो ऐसे जाएगा आपका, ठीक। लेकिन यहां पे ये भी तो देखो कि ये सेंटर से कह रहा है, तो सेंटर से इस वाले पार्ट तक तो आपका मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा, यहां से वेरी करना शुरू होगा, तो इस हिसाब से सी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, बेफालतू में बखेती में टाइम बर्बाद करवा रहे हो। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहाँ पे आओ, इस वाले क्वेश्चन पे थे हम, ये हमने कर लिया, इसका 0.51 आ गया। अब इस पे आते हैं, कह रहा रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन बोर मॉडल। बताओ इसका क्या जवाब होगा? रेशियो पूछ रहा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का ऑफ लाइट एमिटेड इन बाल्मर सीरीज। लाइमन के बाद बाल्मर आती है आपकी, बाल्मर सीरीज मतलब वहां पे आपको अगर वेवलेंथ मिलती है तो क्या मिलती है? आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्या लगाया आपने इसमें? ठीक है, आपको यहाँ पे किसकी पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ रहा है। ये भी पता है आपको क्या भाई, यहाँ पे वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी वहां कम होगी, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ बोर मॉडल्स, ठीक, रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम। भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी? सोच के देखो, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब मिलेगी आपको? याद करके देखो कि अगर मेरा बाल्मर सीरीज है, ठीक है भाई, बाल्मर सीरीज का मतलब कि मेरा n2 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी? जब आपकी वेवलेंथ मिनिमम होगी। वेवलेंथ मिनिमम कब होगी? वेवलेंथ मिनिमम मन का कि n3 से आ रहा है और n2 पे, सॉरी इसमें एनर्जी मैक्सिमम होगी और एनर्जी मिनिमम होगी, इस केस में लैम्डा मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब आपकी एनर्जी मिनिमम होती है तब वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, इस केस में आपको फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम मिलेगी। बिल्कुल सही सर, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है भाई? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सॉरी हाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का क्या, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब जब वेवलेंथ मिनिमम होगी। वेवलेंथ कब मिनिमम होगी? जब 0 से आगे गिरेगा। इस केस में आपको क्या मिलेगी? इस केस में आपको लैम्डा मिनिमम मिलेगी और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिलेगी। इसका रेशियो करके आपको आंसर निकालना था। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, क्या करा आपने? ये कॉन्सेप्ट लगाया। बाकी आप चीज बताओ, यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं बी 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 का क्या जवाब है? 9/5। देखो भाई मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, फिर कहोगे सर ने गलत करवाया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अगर यही कॉन्सेप्ट करके बी आ रहा है तो ठीक है, बी इज द राइट आंसर, अगर बच्चे कह रहे हैं तो।
ठीक है, देख लो अच्छे से, कैलकुलेट करके देख लो क्या कराया आपने इसमें। यही लगाया कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट लगाया कि नहीं लगाया? अगर इस कॉन्सेप्ट को लगा के 9/5 आया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है एक सर्टेन टेम्परेचर इन एन इंस्ट्रक्शन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन होल कंसेंटर, ये हमने कर लिया, पिछला क्वेश्चन ऐसे ही था कुछ आपका, एक सेट में सेम है। पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में है। पोटेंशियल बैरियर इज लोवर्ड, पोटेंशियल बैरियर कम है। पोटेंशियल बैरियर रिमेंस अनअफेक्टेड, पोटेंशियल बैरियर रिमेंस अनअफेक्टेड है। पोटेंशियल बैरियर इज रेज्ड, पोटेंशियल बैरियर रेज्ड हो गया। या द करंट इज मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर। बताओ पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायस है तो क्या होता है? रिवर्स बायस की कंडीशन बता देता हूं भाई, आपका जैसे पी और एन है, तो ये आपका किससे कनेक्ट होगा? ये आपका पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। अगर रिवर्स बायस में हम क्या लेते हैं कि ऐसे हो जाएगा भाई, उल्टा कनेक्ट, नेगेटिव आपका पॉजिटिव से और पॉजिटिव आपका नेगेटिव से। तो इस केस में क्या कर रहा है? पोटेंशियल बैरियर लोवर्ड है, पोटेंशियल बैरियर रिमेंस अनअफेक्टेड, पोटेंशियल बैरियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या पोटेंशियल बैरियर इज, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, या द करंट इज मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। क्या कॉन्सेप्ट लगाया अपना यहाँ पे भाई? आंसर नहीं बताया मैंने, कॉन्सेप्ट बता दिया, आंसर मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप खुद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। चलिए कर लो यार कैलकुलेट, कॉन्सेप्ट तो बता दिया, कॉन्सेप्ट वही यूज करो, कुछ गलती नहीं होगी, आंसर सही आ जाएगा। भाई सुहानी और यार बच्चे तुम सब ना मुझे परेशान कर रहे हो। अभी देखते हैं, उस फर्स्ट का भी देखते हैं, बच्चे फर्स्ट पे कंफ्यूज हो रहे हैं। बताओ 30 ऑप्शन ए, तो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं सर 13 का ए ऑप्शन है कि पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा। भाई पोटेंशियल बैरियर आपका ज्यादा हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर रेज्ड हो जाता है, तभी तो ऐसा होता है, सिंपल सी बात है। पोटेंशियल बैरियर कम नहीं होगा, रेज्ड होगा इस केस में। 13th वाला क्या बताएं देवेश भाई? राहुल चौधरी जो देवेश, मैंने पिछले में कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको। आपको पता है कि अगर यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ आपकी जब मिनिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, जब आपके वेवलेंथ मैक्सिमम होगी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। केस आपको मैंने अच्छे से बता दिया, कब मिनिमम और कब मैक्सिमम। आगे बढ़ो, कैलकुलेट खुद कर लो यार, वो भी मैं कराऊं, हद कर रहे हो। चलिए वोल्टेज सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड बाय, भाई वोल्टेज सिग्नल कैसे डिस्क्राइब करा जाता है? ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वोल्टेज सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड बाय, वोल्टेज सिग्नल किससे डिस्क्राइब करते हो? वी नॉट इतने से या इतने से? आरएमएस वैल्यू, आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछ रहा है। देखो वोल्टेज सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड बाय, आपको दे दिया कि वोल्टेज का जो सिग्नल है वो v इज टू वी नॉट से यहाँ पे अप्लाई करा जा रहा है। कब? जब आपका जो टाइम है वो 0 से t/2 है। यही वैल्यू 0 हो जा रही है कब? जब t/2 से आप t की तरफ बढ़ रहे हो, यानी मान के चलो एक ऐसी साइकिल है, आप ऐसा मान के चल सकते हो, ठीक है। यहां से आपका क्या कह रहा है? वी नॉट है, वी नॉट का मतलब क्या है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम कब आ रहा है? जब आपका जो टाइम है वो t/2 है, यानी ये वैल्यू t/2 है, ये 0 है और ये t है। चलिए तो यहां पे आके फिर से v की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। फॉर अ साइकिल इट्स आरएमएस वैल्यू, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी इसकी? बताओ, ये तो इजी क्वेश्चन है। आरएमएस वैल्यू क्या लिखी है आपने? फटाक से बताने का, क्या ऑप्शन करके आए हो इसमें? करेक्ट ऑप्शन ए। सभी बच्चे कह रहे हैं सर ए होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। v/√2 होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे करंट की बात होती तो क्या करते? कुछ भी है सर, हम ये कॉन्सेप्ट लगा के इसी तरीके से करते। चलिए बढ़िया है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज कांस्टेंट, ठीक है। आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन सेम ड्यूरिंग यूज ऑफ अ सेल। असर्शन रीजन की बात कर रहा है, कह रहा है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो कांस्टेंट होता है, ओके। आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का रिमेन सेम, जो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का वो सेम रहता है ड्यूरिंग द यूज ऑफ अ सेल। पूरे सेल को जब तक आप दौरान यूज करते हो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन होता है वो सेम रहता है। भाई ये गलत है, फॉल्स है। चलो मैंने ये तो आपको जवाब यहां बता दिया, ये तो फॉल्स है। अब बताओ पहले वाला क्या होगा? जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का क्या वो कांस्टेंट होता है? तो समझ के जवाब देने का रे बाबा। डी v√2, चलो वो तो हो गया। अब इसका बताओ क्या जवाब दिखा आपने यहाँ पे? फटाक से बताओ। दोनों फॉल्स हैं, बिल्कुल सही, दोनों फॉल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आपने डी करना था। अब यहाँ पे क्या है? व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग अ स्टेडी करंट इज डबल्ड मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स 4 टाइम्स। चलिए
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप कैरीज अ स्टेडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप। क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो रेडियस है सर्कुलर लूप का कैरिंग अ स्टेडी करंट। ध्यान से सुने, एक मिनट पिछले वाले पे आना जरा। आपने बोला कि दोनों फॉल्स हैं। एक बात बताओ, जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी सेल का, क्या कांस्टेंट नहीं होता या कांस्टेंट होता है? भाई आपका कांस्टेंट होता है। फटाक यार जल्दीबाजी में, वही तो मैं कहूं एकदम से, भाई ये आपका कांस्टेंट क्यों होता है? रेजिस्टेंस तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर आप सेल के अंदर देखते हो ऐसे करके आप लगाते हो टर्मिनल्स को, इसमें तो आर तो फिक्स रहता है, वहां पे चेंज क्या रहता है आपका? पोटेंशियल की चेंज, वैल्यू चेंज आती है, तो ये सेम रहता है गाइस, इसका सी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग अ स्टेडी करंट इज डबल्ड। स्टेडी करंट आपने डबल कर दिया। व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है भाई, मान के चलो ए है, इसके अंदर करंट आई जा रहा है, इज डबल्ड, द रेडियस आपने डबल कर दी, रेडियस आपने बढ़ा दी, 2a कर दी। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपका? m होता है आई ए। ठीक है, एरिया पे डिपेंड होता है, तो एरिया आप यहां पे बढ़ रहा है तो साफ सी बात है मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा। स्क्वायर होता है, ठीक है, 4 टाइम्स, तो ये तो यहां पे ट्रू है आपका। आप चेक करके देख लो, करंट इतना ही रहेगा। यहां पे आप पहले में निकालोगे तो आई पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, दूसरे में आप निकालोगे आई तो क्या होगा? 4 पाई आर, कितना हो जाएगा? आई ए ले लो, ए स्क्वायर, आई पाई ए स्क्वायर। रेडियस ए बोला है ना इन्होंने, कुछ भी नहीं बोला, हम ए ले लेते हैं। चलिए कोई नहीं, रेडियस आपकी ए है। अब यहाँ पे 2 पाई ए का होल स्क्वायर, तो 4 पाई ए स्क्वायर आपको मिला। ठीक है, तो आई पाई ए स्क्वायर, ठीक है, तो एम डैश किसके बराबर आ गया? 4 हो गया एम के, ये एम डैश है, तो ये तो आपका ट्रू है। रीजन क्या दिया? जो मैग्नेटिक मोमेंट सर्कुलर होगा कैरिंग अ स्टेडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लाइफ, तो ये भी ट्रू है और राइट एक्सप्लेनेशन है इसका, तो इसका तो ऑप्शन ए होगा। इस पे आओ, द न्यूक्लियस 7x3 इज मोर स्टेबल देन न्यूक्लियस 3yz। भाई जो न्यूक्लियस है आपका ये ज्यादा स्टेबल है इस न्यूक्लियस से, ऐसा ये बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका 3, ये जो x वाला है कंटेन्स मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन है, तो ये कह रहे हैं कि जिसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन के नंबर होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्या ये बात सही कह रहा है? फटाक से बताओ गाइस, शो मी योर रिस्पॉन्स, फटाक से बताओ। बी है कंफर्म, किसका बी कंफर्म है भाई? भाई ए होना था उसका। सी सी सी, बच्चे कह रहे हैं सी। बहुत सोच समझ के बताओ। ये एक बात बताओ, जिसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है, या जिसके अंदर कम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है? मुझे पहले इतनी बात बताओ आप। ए कैसे हो जाएगा भाई? इसका तो डी होगा, दोनों ही फॉल्स हैं। देखो, जो न्यूक्लियस होगा वो ज्यादा स्टेबल कब होता है? वो ज्यादा स्टेबल तब होता है जब उसके अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इससे पहचानना है कि 7 किसके अंदर है, 3 किसके अंदर है, और 4 किसके अंदर है। 4 वाला कौन सा होता है आपका? जिसके अंदर 4 नंबर ऑफ होते हैं। भाई ये फॉल्स है, ध्यान से सुनो। जिसके अंदर कम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि ये वाला जो है इसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, ये बात तो सही कही इसने कि इसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन है एज कंपेरिजन टू दू, तो ये तो ट्रू है। ये फॉल्स है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी में यही है ना? फिर कहोगे सर तो गलत बता देते हैं। देख लेते हैं भाई, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्या है आपका? ए फॉल्स है और आर भी फॉल्स होगा। एक मिनट यार, ये कैसा कॉन्सेप्ट है भाई? 3x7, इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है। प्रोटॉन तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, सही बात है। अगर हम देख रहे हैं, कह रहे हैं कि न्यूक्लियस मोर स्टेबल ये वाला होगा इस वाले से, तो फिर तो बच्चे सी बोलेंगे कि ए ट्रू है। ए तो ट्रू नहीं होगा, ये स्टेबल नहीं होगा यार। नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे उतनी आपकी बाइंडिंग एनर्जी उसको ज्यादा लगेगी, साफ सी बात है, उनको होल्ड करने के लिए। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। क्या करके आओ आप इसमें? समथिंग इज फिशी हेयर। बच्चे सुपर साइको कह रहा है सर सी है। आप इसमें क्या करके आए हो? प्रोटॉन सेम है। अच्छा, प्रोटॉन मैंने कैलकुलेट नहीं करे शायद, जल्दीबाजी में देख लिया। एक मिनट, प्रोटॉन सेम कैसे आएंगे आपके? 7 - 3 4 - 3, प्रोटॉन सेम कैसे हो जाएगा यार? प्रोटॉन एक ने अलग ही कॉन्सेप्ट लगाया। बहुत सोच समझ के बताओ सर, दोनों में सेम है प्रोटॉन। एक मिनट, प्रोटॉन नंबर निकालते हैं हम यहाँ पे। ये आपका क्या है? मास नंबर। ठीक है, और ये आपके होते हैं 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। हाँ ठीक है, प्रोटॉन सेम है, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया, आपने सही, नाइस ऑब्जर्वेशन।
ठीक है, तो दोनों यहाँ पे क्या हो गए आपके फॉल्स हो गए। तो यस, डी इज द राइट आंसर। जिसने डी चूज किया सही है, क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है कि 3 और 3, मैंने ऊपर से चेक किया, मास नंबर देख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही कि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे सेम रहेंगे। चलिए सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। मजा आ रहा होगा पेपर देख के, तो खुश हो गए होंगे काफी बच्चे। ठीक है, थोड़ा फिशी था, मतलब ट्रिकी था, पर मजा आ रहा होगा। A wire of length L is in the form of circular loop A of 1 ton. ठीक, this loop is reshaped into loop B. क्या कह रहा है? ठीक, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, is in the form of circular loop. चलिए, A of 1 ton, this loop is reshaped into B. आपने इसको B में reshaped करा, ठीक, for the same current through them. ठीक है, find the ratio of magnetic field at the center of the loop. Guys ध्यान रखो, इसमें तो सिंपल आपको निकालना है, B is equals to mu naught I upon 2A से निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है। अब आपने क्या करा, यहाँ पे इसका क्या बना दिया, यहाँ पे इसका आपने रीशेप करा। दिस लूप इज रीशेप्ड इनटू बी ऑफ 3 टन्स, 3 टन्स बढ़ा दिए। तो इस वाले के लिए आप एन क्या करोगे, 3 म्यू नॉट आई बाई 2 है। तो ये भी इजी था, तो सारे क्वेश्चन इजी हैं आपके। या डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द करंट इज डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन करंट, ये भी इजी था भाई। हाइगन्स प्रिंसिपल वाला देखो, ये तो सभी में सेम आया, काफी सेट्स में ये वाला पार्ट सेम था। चलिए चलिए चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया 2 and RR2, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर देयर इंटरफेस। क्या क्वेश्चन नंबर 22 कर लिया आप सभी ने? क्वेश्चन नंबर 22 भी इजी था, अच्छे क्वेश्चन थे यार। अरे 13 का खुद कैलकुलेट कर लो यार, मैं नहीं बता रहा, ठीक है, खुद कैलकुलेट कर लो, कॉन्सेप्ट बता दिया। बताओ। 1:9 निकाला, चलो आपने कैलकुलेट सही करा होगा। यहां पे बताओ, जो आपने क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें क्या करा, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है टू मीडिया का ए एंड बी, एक का 2 है, एक का √2 है। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर देयर इंटरफेस, क्या आपने सही से करा है? चलिए 45 डिग्री, 45 डिग्री, 40, ये कह रहा सर 45 डिग्री। चलिए, यानी कैलकुलेट कर लिया आपने, इजी था। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक ग्राफ शो करना है आपको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हैवी न्यूक्लियर A is equals to 170 डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द मास नंबर। ये आपको वही ग्राफ बनाना है जो आपको एनसीईआरटी में और उसमें बता रखा होता है कि आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इधर दिखानी होती है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मास नंबर होता है। तो यहाँ से आपका ग्राफ कुछ ऐसे करके जाता है, ये करके आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना था, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जब A 170 होगा तो वो डिक्रीज होगा, ठीक है, विद द इंक्रीज इन मास नंबर। चलिए, तो इजी था, ये भी आपने कर लिया होगा। बोर पोस्टुलेट आपको यूज करके ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ एनथ स्टेबल ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम, ये भी इजी था। इसमें आपको क्या करना होता है, कैसा एक्सप्रेशन होता है, आपको रेडियस निकालनी होती है एनथ ऑर्बिट की। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो आपके हाइड्रोजन में घूम रहा है, और यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर देते हैं किसके, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और यहाँ पे हमें मिलता है kZe²/r²। बहुत अच्छे से मैंने ये वाला पार्ट करवाया है। फिर हम वहाँ से वेलोसिटी भी निकालते हैं, एनर्जी भी निकालते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन को आपको इतना ही करना था, रेडियस तक, ठीक है भाई। मैंने जल्दीबाजी में पढ़ा है MK वाइब्स, आप कह रहे हो कि सर रेडियस भी तो कम होगा, ठीक, अच्छे से क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। मुझे लगा आप सभी ने कर लिया होगा, मैंने तो सिर्फ इतना बताया आपको जल्दी जल्दी कि वायर है लेंथ L का, ठीक है भाई। आप सेम ही, इसने क्या बोला, 1 टन, दिस लूप इज रीशेप्ड इनटू लूप B ऑफ 3 टन्स। हाँ, वो बात तो सही है कि भाई देखो, क्योंकि आपका ऐसा होता है, मान के चलो कि ये है, अगर इसको आप और छोटा करोगे तो आपको और छोटे, यहाँ पे टन्स बढ़ाओगे तो इसकी रेडियस छोटी होगी, ये तो बात सही है। इसमें कौन सी वो बात कह रहा हूँ मैं। तो मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे म्यू नॉट आई, इसमें लिखोगे 2a, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, रेडियस घटेगी, लेकिन कितनी घटेगी, 3 आपने यहाँ पे वो करे लूप्स। अब यहाँ पे एक चीज और, दिस लूप इज रीशेप्ड इनटू लूप B ऑफ 3 टन्स, ठीक। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप A एंड B फॉर द सेम करंट, करंट सेम बोल दिया इन्होंने, वायर लेंथ L इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप A ऑफ 1 टन, दिस लूप इज रीशेप्ड इनटू, ठीक है भाई। इसमें इन्होंने बोल रखा है कि हाँ भाई आपकी जो लेंथ होगी वो सेम है, L होगी 2πr। तो जब आप इसके 3 टन्स कराओगे तो इसकी जो शेप है वो आपकी, मतलब रेडियस है, वो घटेगी, ठीक है। तो गाइज ये तो आपने सही करा है, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, आपका ही कॉन्सेप्ट सही है कि आपकी जो रेडियस घटेगी नंबर ऑफ टन्स बढ़ाने से। अगर उस पार्ट से किया तो ठीक है, आगे बढ़े। एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रियल, चले ये इजी है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन विच मेक इट सुटेबल फॉर रेक्टिफाइंग अल्टरनेटिव करंट, कर दिया आपने। हाफ वे फुल वे में बता दिया होगा क्या अंतर है। चलिए,
Potential different V is applied across a conductor of length L and uniform cross section A. How will the electric field E, drift velocity Vd, current density J be affected when V is doubled, R is halved? भाई पूरा पूरा फॉर्मूले वाली बात पूछ रहा है। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद थे तो आप सही करके आ रहे होंगे, इसमें भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस? वाह भाई। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। ये मैंने डेरिवेशन करा और मैंने बोला था ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, देखो वही आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। An AC source V is equals to Vm sin omega t is connected across an ideal capacitor. Derive an expression for current flowing in the circuit and reactance of the capacitor. ये भी एक्सप्रेशन करा रखा था। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आपके तो ज्यादा का डेरिवेशन आए हैं और इतनी इजी डेरिवेशन आए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एल कैपेसिटर रेजिस्टर कनेक्टेड ऑन ऑब्टेन, ये भी एलसीआर वाले का पूछ लिया इसने। Calculate the wavelength of de Broglie wavelength associated with the proton having इतनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी. How will the wavelength be affected for an alpha particle having the same energy? चलो इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। आई होप इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में, क्वेश्चन नंबर 29 कितने बच्चों ने करा है भाई? कितने बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 29 सही करा है? गाइस फटाक से बताओ, क्वेश्चन नंबर 29 कितनों ने करा है? कंफ्यूजन है इसमें या बढ़िया तरीके से करा है? करा है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो जितनी जल्दी लेक्चर खत्म होगा उतनी जल्दी आप मैथ्स की तैयारी कर पाओगे, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मुझे बता दो कि कौन सा आपको लग रहा है कि सही है। सर अगर 27 में फॉर्मूला लिखा होता तो कितने मिलेंगे? बच्चा फॉर्मूला लिखा है तो आपको देखो कितने मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस? भाई कितने मार्क्स का है ये? 3 मार्क्स का है क्या? 3 मार्क्स का है। बच्चा फॉर्मूला लिखा है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात, एक बच्चा कह रहा है सर इसका ग्राफ बताओ। आइडल कैपेसिटर भाई आपको कैपेसिटर जोड़ रखा है, आपको ग्राफ प्लॉट करना आई वर्सेस ओमेगा टी का। आई का पूछा है सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनो। जब आप साइन किसकी बात कर रहे हो? कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर वाले में जब आप आई निकालते हो तो वो लैग करता है या फिर आगे रहता है? भाई कैपेसिटर में आपका जो करंट होता है वो आपके आगे चलता है, पाई बाई 2। पाई बाई 2 आगे रहता है आपका। तो पाई बाई 2 आगे रहने का मतलब यहां पे आपकी क्या इक्वेशन आती है? आई इजिकल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो आपको ये वाला यहां पे ग्राफ बनाना होता है, पाई बाई 2 का ग्राफ बनाना है। भाई क्या दिक्कत है इसमें? इसमें क्या दिक्कत आई आपको? हाँ भैया, और वाले में भी अगर आपने सारे कर दिए तो नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बच्चा और वाले भी करके आया, क्या बात है, इतना खुश हो गया पेपर देख के कि और वाले भी कर दिए। चलिए बढ़िया है, ठीक है। तो इसमें क्या भाई, इसमें आपको ग्राफ बनाना था कि आई जो है वो आगे पाई बाई 2 आगे है, तो ये भी तो ईजी था। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार? देख लो बुक में सारा दिख रहा होगा कैसा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब आपके क्वेश्चन नंबर 29 बताओ मुझे, हुआ या करवाना है? अच्छा केस स्टडी कह रहे हैं बच्चे, मतलब ये सारे क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं। प्रूव दैट न्यूक्लियर डेंसिटी सेम फॉर न्यूक्लियर। भाई ये न्यूक्लियर डेंसिटी आपको सबके लिए सेम होता है, यानी यहाँ पे आपको डेंसिटी सेम करके दिखानी थी सबकी। डेंसिटी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, वो वाला आपको यहाँ पे डेरिवेशन करना था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, ड्रॉ टू इंटरफेरेंस फ्रॉम प्लॉट। ये भी इजी था पोटेंशियल एनर्जी का आपका पेयर ऑफ न्यूक्लियंस के लिए। ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स इन गैगर मार्डिसन एक्सपेरिमेंट एज अ फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल थीटा। ये वाला ग्राफ जाइजर मार्डिसन एक्सपेरिमेंट यानी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पार्ट वो वाला बोल रहा है, रदरफोर्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको ग्राफ दिखाना है। किसका ग्राफ दिखाना है? पार्टिकल्स डिटेक्टेड एन और फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल थीटा। तो ये भी इजी था, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा था, बहुत इजी ग्राफ है इसका भी। चलिए गाइस, तो आई होप आप सभी ने मजे से क्वेश्चन करे होंगे, ठीक है। डी वाला भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, ऑब्टेन एक्सप्रेशन, क्या बात है। चलिए यहाँ ये वाला कर लिया, ये वाला न्यूमेरिकल क्यूब है, एल इज केप्ट इन स्पेस एज शोन इन फिगर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इतना एग्जिस्ट इन द रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द क्यूब। इस क्यूब ने कितना आपका नेट चार्ज एनक्लोज कर रखा है? गॉस लॉ लगाओगे आंसर आ जाएगा, सिंपल सिंपल। न्यूमेरिकल भी ज्यादा हार्ड नहीं दिया आपको तो। चलिए बढ़िया बढ़िया, प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे यार। चलिए राइट द प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेनिंग द वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वाह रे वाह, अरे यार क्या ही मजे लेके आए होंगे आप तो पेपर में, मतलब देखते खुश हो गए होंगे बच्चे कि सर ने जो पढ़ाया सारा आ गया। ये देखो इस तरह के न्यूमेरिकल भी कराया। 1 फीट टॉल पर्सन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, डिस्टेंस 5 दे रखी है, पोजीशन और हाइट निकालनी है। वाह भाई, चलिए 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 भाई, आपके मैथ्स वाले सर भी इंतजार कर रहे हैं आपका लेक्चर लेने के लिए।
ठीक है, आइए यहाँ पे पे स्टडी पे आ जाते हैं। कह रहा है ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। बीम की आपको वेलोसिटी दे दी, एंटर्स अ रीजन बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच में वो आपका रीजन है, उसमें एंटर करा, एज शोन इन फिगर। ये फिगर देख रहे हो आप, 1 सेंटीमीटर सेपरेशन है दोनों प्लेट्स में, 3 सेंटीमीटर इस प्लेट के यहाँ पे आपको दे दिया कि आपका लेंथ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू स्ट्राइक द एज। भाई कितना, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू स्ट्राइक द एज, भाई इस एज को स्ट्राइक करने के लिए कितना ये टाइम लेगा। देखो अच्छे से, व्हाट इज द शेप ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड व्हाई। देखो यहाँ पे आप सिंपल एक एक चीज पर अगर हम अच्छे से डिस्कस करें तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली इतना, एंटर्स अ रीजन बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रखा है। enters a region between two plates as shown in the figure. A suitable potential difference is applied across the plate such that the electron beam just strike the edge of the lower plate. यानी ये कह रहा है कि इस तरीके से क्या है कि इस लोअर प्लेट के एज पे इन्होंने ऐसे जाके यहाँ पे स्ट्राइक करा। तो हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू स्ट्राइक द एज, तो ये तो आप आराम से निकाल लोगे। वेलोसिटी आपको दे रखी है, डिस्टेंस आपके पास है, टाइम आपको निकालना है। टी इज इक्वल टू, टाइम क्या होता है आपका, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या हो गया आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिंपल सिंपल। व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड वाई। भाई शेप आपकी कुछ ऐसी होगी जैसी हम ग्राफ में देख रहे हैं। बच्चा लोगों क्या करके आए हो इसमें, सेक्शन ई नहीं हो पाया यार, सेक्शन ही क्यों नहीं हो पाया आपका, सेक्शन ई तो हो जाना चाहिए था। सर वर्किंग नहीं लिखे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, प्रिंसिपल लिख दिया तो बहुत है, वर्किंग नहीं तो आधे आधे मार्क्स का होता है। वर्किंग वैसे थोड़ा आपका आधे मार्क्स का एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है। चलिए ठीक है, कर दिया तो बढ़िया, ये तो बहुत इजी है यार। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, वी भी आपको निकालना है, ये तो इजी था, इसमें क्यों कंफ्यूज हो गए आप। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर, ये डिफ्रैक्शन के ऊपर है। हाउ विल द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम बी अफेक्टेड इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज। भाई आप वेवलेंथ बढ़ाओगे तो उसका विड्थ पे क्या असर पड़ेगा, आपकी विड्थ भी बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो विड्थ भी बढ़ेगी। अंडर व्हाट कंडीशन इज द फर्स्ट मिनिमम ऑब्टेन्ड, किस कंडीशन में पहला मिनिमम आपको ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको इस कंडीशन को देख के बता दिया होगा। राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न, दो डिफरेंस बताने थे। अरे यार इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन करें गाइस, मुझे तो लगा आप सभी ने अच्छे से आज का एग्जाम किया होगा। तीनों सेट हमने डिस्कस करे। मेन जो कंफ्यूजन रहता है वो आपको एमसीक्यू में रहता है, एमसीक्यू मैंने आपके अच्छे से डिस्कस करवा दिया यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन तो ठीक थे यार, मजा आया होगा देख के, क्वेश्चन पेपर तो हंस गए होंगे आप देख के। चलिए देखिए, यहाँ पे अभी आपके सर का भी यहाँ पे लेक्चर होना है, मैथ्स वाले सर का। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि जो आपके क्वेश्चन माइंड में ज़्यादा स्ट्राइक हो रहे हैं कि सर ये ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, तो आप एक काम करो, उसको ग्रुप में भेज दो। ग्रुप में क्या रहेगा कि मैं अच्छे से बिल्कुल सही तरीके से आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल राइट एग्जैक्ट में। क्योंकि यहाँ पे हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, शायद कहीं कैलकुलेशन में मेरे से कोई मिस्टेक होगी और आपको लगा होगा भाई सर गलत बता रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही लगेगा, कैलकुलेशन में अच्छे से बिल्कुल बैठ के अच्छे से देख के आपको ग्रुप में जवाब दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। चलिए कोई बात नहीं शिखा, आप ग्रुप में भेज दो, ठीक है। ग्रुप में आप मुझे क्वेश्चन बना बना के भेज दो, सेट नंबर बता देना कि सर इस सेट का ये वाला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। चलिए ठीक है गाइस, चलिए अच्छे से हम भाई 34 का तो करा तो दिया आपको, 34 का बता दिया मैंने, 34 का भी तो बताया है, 34 का तो डिस्कस कर रहे थे शायद हम। ठीक, आप कैलकुलेट कर लो यार बच्चा, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, मैं सारी चीज़ यहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकता, ऐसे तो सारी चीज़ कैलकुलेट करता तो कहाँ का कहाँ चला जाता आपको क्वेश्चन पेपर। जिस क्वेश्चन में लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा टफ है, ग्रुप में भेज दो, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। कल शाम तक आपको आपके जवाब मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए तो आई होप आपको आज के सेशन में पता लग गया होगा कि आपका पेपर ठीक ठाक मॉडरेट था। हम नहीं कहेंगे कि बहुत ईजी पेपर था, हम नहीं कहेंगे बहुत हार्ड पेपर था, मॉडरेट था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं कि भाई दिक्कत दे रहे हैं तो आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो ठीक था, बिल्कुल बढ़िया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पास हो जाओगे। और जिसने शुरुआत से प्रैक्टिस करी है, रेगुलर क्लासेस ली हैं, अपने ट्यूशन की, स्कूल की, या जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हो, उसके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। अब भाई मार्क्स के आने के बाद क्या है, अब आप कॉलेज जाओगे। देखो गाइस 12th तक का जो सफर था ये आपकी पहली सीढ़ी थी, अब आप दूसरी सीढ़ी पे जाओगे जो है आपका कॉलेज। तो कॉलेज जब एडमिशन लोगे तो बहुत सोच समझ के लेना, गलती मत करना। जल्दबाजी में बीटेक लेना या बीएससी लेना या कोई सा भी कोर्स लेना सही नहीं है। अच्छे से अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, अपने टीचर के साथ डिस्कस करो, अगर कुछ दिक्कत होती है हमें बताओ, हम भी आपकी काउंसलिंग करवा देंगे, देख लेंगे कि आपके लिए बीएससी ज़्यादा बेटर है या बीटेक, और किस पर्पस के लिए बीएससी अच्छी होती है, किस पर्पस के लिए बीटेक अच्छी होती है, ये भी हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, एक अलग से लेक्चर निकाल लेंगे। उसके बाद बात बैठती है कि आपके
CUT का एग्जाम निकलता है तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है भाई, मेरा बेस्ट ऑफ लक CUT के लिए। बाकी अगर CUT में नहीं हो पा रहा तो गाइस अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे तो मैं 100% कह रहा हूँ आप वहाँ मजे में रहोगे। मजे में तब रहोगे जब पढ़ाई भी कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कहीं भी मजे में नहीं रहोगे, चाहे CUT करके DU में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर किसी बच्चे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेने का मन हो जाए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसका यूज करना, ये जो कूपन कोड आपको बताया था ये यूज करना। स्कॉलरशिप में 60% ऑफ दिलवा रहा है टॉप कोचिंग, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको इतना डिस्काउंट दिलवा दे स्कॉलरशिप पे। 60% भाई बहुत होता है, चेक करोगे कहीं नहीं मिलेगा। और 50% डिस्काउंट आपको आपके एडमिशन फॉर्म पे मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए जो भी सेट रह गए हैं ग्रुप में भेज दो और बता दो, पर्सनली मुझे क्वेश्चन बता दो कि सर ये क्वेश्चन है। टेलीग्राम का ग्रुप जिसने ज्वाइन कर रखा है पर्सनली मुझे मैसेज कर दो, ग्रुप अब अपना फोटो खींच के या जैसे भी करके क्वेश्चन टाइप करके वहां डाल दो, सॉल्यूशन मिल जाएगा, डोंट वरी। अब फिलहाल मैथ्स की प्रिपरेशन में लग जाओ गाइस। आपका बड़ा पार्ट फिजिक्स तो निकल गया, फिजिक्स ठीक था मेरे हिसाब से, तो भाई ज्यादा अगर बच्चे अच्छे खासे मार्क्स ले आएंगे और जो बच्चे ज्यादा भी परेशान थे वो पास भी हो जाएंगे, ठीक है, तो परेशान मत हो। चले गाइस, सायोनारा, जल्दी मिलेंगे दोबारा।